सोचिए एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जो मैदान पे इतना खतरनाक है, इतना अचूक है कि लोग धीरे धीरे उसका असली नाम लेना ही छोड़ देते हैं। मतलब आप सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहते जिसने कोई स्वर्ण बूट जीता हो, बल्कि आपकी पहचान ही स्वर्ण बूट का खिलाड़ी बन जाती है। कोई और नाम नहीं, सिर्फ एक खौफनाक और सम्मानजनक टाइटल। सच में ये बहुत ही पावरफुल इमेजरी है। बिल्कुल। तो आज हम अपने सोर्सेज और आर्काइव्स के पन्नों को पलटकर एक ऐसे ही लोकल लीजेंड की कहानी की गहराइयों में जा रहे हैं। आज का हमारा ये डीप डाइव है असमिया फुटबॉल के महान स्ट्राइकर गिलबर्टसन संगमा के बारे में, जिनका 4 अप्रैल 2026 यानी इसी शनिवार को 71 वर्ष की आयु में गुवाहाटी में निधन हो गया। जी, और मुझे लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस चर्चा को महज एक शोक संदेश तक सीमित ना रखें। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हमारे सामने ऐसे सोर्सेज आते हैं जो 1970 के दशक के भारतीय फुटबॉल की बात करते हैं ना, तो वो सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं होती, वो मतलब एक पूरे युग का दस्तावेज है। संगमा का जाना उस पीढ़ी के एक बहुत बड़े हिस्से का जाना है जिसने पूर्वोत्तर भारत में फुटबॉल की जमीन तैयार की थी। सही बात। जब मैं इस डीप डाइव के लिए हमारे सोर्सेज पढ़ रहा था, जैसे पुराने न्यूज़ आर्टिकल्स, उनके करियर के नोट्स और जो हाल ही में ट्रिब्यूट्स आए हैं, तो मुझे लगा कि आज की पीढ़ी को यह समझाना बहुत ज़रूरी है कि 1953 में जन्मा एक आम लड़का राज्य की पुलिस टीम से निकलकर इंटरनेशनल लेवल तक कैसे पहुंचा। बिल्कुल, और वो भी उस दौर में। हाँ, मतलब आज हमारे पास हाई डेफिनेशन कैमरे हैं, हर पास और हर टैकल का डेटा होता है, लेकिन उस दौर में बिना किसी पीआर एजेंसी या सोशल मीडिया के स्वर्ण बूट का खिलाड़ी कहलाना एक रहस्य जैसा लगता है। और इस रहस्य को समझने के लिए ना हमें उस समय के फुटबॉल की जमीनी हकीकत को समझना होगा। देखिए, आज के समय में क्लिनिकल स्ट्राइकर शब्द का बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लिया जाता है। राइट। लेकिन 70 के दशक में जब मैदान आज की तरह मखमली और समतल नहीं होते थे, हाँ वो तो है, और जब बारिश के दिनों में घुटनों तक कीचड़ होता था, आप सोचिए लेदर की भारी भरकम फुटबॉल पानी सोखकर एकदम पत्थर जैसी हो जाती थी। उस माहौल में स्वर्ण बूट का खिताब हासिल करना और उसे बनाए रखना शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। बाप रे, यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी बताइए। मेरे दिमाग में ना एक एनालॉजी आ रही है। अगर हम फुटबॉल के मैदान को एक युद्ध क्षेत्र या एक बहुत ही मुश्किल ताले की तरह देखें, तो संगमा कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं थे जो बस अंधाधुंध वार कर रहे हों। वो मतलब एक स्नाइपर या एक मास्टर लॉकस्मिथ की तरह थे। जैसे किसी कंपनी में एक ट्रबल शूटर होता है ना, जो हमेशा नतीजे देता है। बिल्कुल। जब पूरी टीम दबाव में हो, सामने वाली टीम का डिफेंस किसी लोहे की दीवार जैसा हो और आपको पूरे 90 मिनट के खेल में सिर्फ एक शायद आधा मौका मिले, तो संगमा वो इंसान थे जो उस एक मौके को बिना चूके गोल पोस्ट के अंदर डाल देते थे। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आपकी ये स्नाइपर वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि स्नाइपर का काम सिर्फ ट्रिगर दबाना नहीं होता है, उसका काम है सही समय, सही पोजीशन और सही एंगल का इंतजार करना। राइट, पेशेंस बहुत जरूरी है। और आप ये देखिए कि पूर्वोत्तर भारत और खास तौर पर असम एक ऐसा क्षेत्र है जहां फुटबॉल केवल एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म की तरह है। बिल्कुल, वहाँ का पैशन तो हम आज भी देखते हैं। जी, वहाँ के हर छोटे बड़े मैदान में आपको ऐसे खिलाड़ी मिल जाएंगे जो गेंद के साथ जादू कर सकते हैं। तो ऐसे अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और फुटबॉल प्रेमी माहौल से उभर कर आना और पूरे राज्य के लिए इकलौता स्वर्ण बूट का खिलाड़ी बन जाना, ये दर्शाता है कि उनकी तकनीक में कितनी धार रही होगी। और ये धार सबसे ज्यादा कहाँ देखी? हमारे सोर्सेज बताते हैं कि उनके घरेलू टूर्नामेंट्स में। जी, उन्होंने कई सीजन तक संतोष ट्रॉफी में असम का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन जो चीज इस पूरी कहानी को एक अलग ही मोड़ देती है वो ये है कि वे असम पुलिस टीम के प्रमुख खिलाड़ी थे। हाँ, ये एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा उनकी कहानी का। बिल्कुल। उन्होंने अपनी इस टीम को बोदलोई ट्रॉफी और स्वतंत्रता दिवस कप यानी इंडिपेंडेंस डे कप जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट्स जिताए। जी हाँ, और अगर हमें गिलबर्टसन संगमा के प्रभाव को सही मायनों में समझना है तो हमें इन टूर्नामेंट्स के वजन को समझना होगा। आज शायद बहुत से लोग बोरदोलोई ट्रॉफी के बारे में रोज बात ना करते हो, लेकिन 70 और 80 के दशक में ये पूर्वोत्तर का सुपर बोल हुआ करता था। मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा और एक सवाल उठाना चाहता हूँ। जी पूछिए। जब मैंने ये पढ़ा कि वे असम पुलिस टीम का हिस्सा थे तो मुझे थोड़ी उलझन हुई। कैसी उलझन? जब हम पुलिस फोर्स के बारे में सोचते हैं
तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सख्त ड्यूटी, थका देने वाली शिफ्ट्स, कानून व्यवस्था बनाए रखना और कड़ा अनुशासन। बिल्कुल। तो एक तरफ ऐसी शारीरिक और मानसिक रूप से निचोड़ देने वाली नौकरी और दूसरी तरफ राज्य के सबसे बड़े और सबसे कड़े खेल टूर्नामेंट्स में अपनी टीम का मुख्य स्ट्राइकर बनकर उन्हें चैंपियन बनाना। मतलब ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? क्या पुलिस की ड्यूटी उनकी ट्रेनिंग में रुकावट नहीं बनती होगी? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर हमें 70 के दशक के इंस्टीट्यूशनल स्पोर्ट्स यानी संस्थागत खेलों के ढांचे को समझना होगा। अच्छा। देखिए, उस दौर में आज की तरह प्राइवेट फ्रेंचाइजी या करोड़ों के क्लब कॉन्ट्रैक्ट्स तो होते नहीं थे। हाँ, वो तो आईएसएल वगैरह के बाद ही आया है। राइट। खिलाड़ियों के पास खेल को अपना करियर बनाने का एकमात्र सुरक्षित रास्ता यही था कि वे रेलवे, सेना या पुलिस जैसी सरकारी संस्थाओं से जुड़ें। अच्छा, मतलब ये टीमें खिलाड़ियों को सिर्फ खेलने के लिए ही रखती थीं? पूरी तरह से नहीं, और यही इसका सबसे दिलचस्प पहलू है। हाँ। इन विभागों में खिलाड़ियों की भर्ती स्पोर्ट्स कोटा के तहत होती थी। उनका मुख्य काम अपनी संस्था के लिए खेलना और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाना होता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे पुलिस के अनुशासन से मुक्त थे। ओ, मतलब ड्यूटी भी करनी पड़ती थी? बिल्कुल। बुनियादी ट्रेनिंग, परेड और विभाग के नियम उन पर भी लागू होते थे। बल्कि असम पुलिस जैसी संस्था में होने का फायदा ये था कि वहां का कड़ा अनुशासन संगमा के खेल का हिस्सा बन गया। अच्छा। एक पुलिस अधिकारी की फिटनेस और एक एथलीट का स्टैमिना, मतलब इन दोनों का जो संयोजन था, उसी ने उन्हें वो स्नाइपर बनाया जिसका जिक्र आपने अभी किया था। क्या बात है। मैदान पर कब अपनी ऊर्जा बचानी है, कब शांत रहना है और कब अचानक से आक्रामक होकर गोल दागना है, ये पुलिस ट्रेनिंग का ही एक्सटेंशन था। ये नजरिया वाकई बहुत नया है। यानी जो चीज हमें बाहर से एक रुकावट लग रही है, मतलब पुलिस की ड्यूटी, असल में वही उनकी मेंटल टफनेस का सबसे बड़ा कारण थी। बिल्कुल। और अगर हम बोर्दोलोई ट्रॉफी और स्वतंत्रता दिवस कप की बात करें, तो मैंने कुछ पुराने सोर्सेज में पढ़ा है कि इन मैचों के दौरान स्टेडियम्स खचाखच भरे होते थे। जी, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। हाँ, मतलब लोग पैरों पर चढ़कर मैच देखते थे। पूरे राज्य की भावनाएं दांव पर होती थी। वो महज एक खेल नहीं होता था, वो एक तरह से स्थानीय त्योहार था। और जब असम पुलिस की टीम मैदान पर उतरती थी तो वो सिर्फ एक विभाग का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही होती थी, बल्कि वो राज्य की शक्ति और कौशल का प्रतीक होती थी। राइट। उस दबाव में हजारों शोर मचाते दर्शकों के सामने बार बार अपनी टीम के लिए गोल करना और ट्रॉफी उठाना, ये साधारण प्रतिभा के बस की बात नहीं थी। लेकिन कहानियां रुकती नहीं है। हमारे नोट्स का जो अगला हिस्सा है ना, वो मेरे लिए सच में एक बहुत बड़ा अहम मोमेंट था। वो कैसे? घरेलू स्तर पर संतोष ट्रॉफी और बोर्दोलोई ट्रॉफी में अपना लोहा मनवाने के बाद उनका सफर उस दौर में इंटरनेशनल मंच की ओर मुड़ता है। जी। 1970 के दशक के मध्य में गिलबर्टसन संगामा को भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए चुना गया और उन्होंने इंडोनेशिया और थाईलैंड में इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच खेले। मतलब यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो हमें लगता है कि अगर कोई खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है जी, तो कोई ना कोई टैलेंट स्काउट उसका वीडियो देख ले। आज डेटा एनालिटिक्स है, अंडर 17 और अंडर 19 के नेशन वाइड कैंप्स हैं। हाँ। आज तो मतलब कोई लड़का मणिपुर या मिजोरम के किसी छोटे से गांव में भी गोल मारता है ना, तो शाम तक उसकी रील वायरल हो जाती है और आईएसएल क्लब्स के एजेंट्स उसे अप्रोच कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन 1970 के दशक में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय भारतीय फुटबॉल का मतलब मुख्य रूप से कैलकाटा मैदान या फिर मुंबई और गोवा के कुछ बड़े क्लब्स होते थे। राष्ट्रीय टीम के चयनकर्ताओं की नजरें इन बड़े महानगरों के बाहर मुश्किल से ही जाती थीं। तो फिर गुवाहाटी में असम पुलिस के लिए खेलने वाले खिलाड़ी ने चयनकर्ताओं का ध्यान कैसे खींचा? मतलब ये तो ऐसा है जैसे किसी घने जंगल में बैठकर कोई इतना अच्छा संगीत बजा रहा हो कि उसकी आवाज राजधानी के दरबार तक पहुंच जाए। यही वो बात है जो संगमा को महान बनाती है। उस दौर में टैलेंट स्पॉटिंग का एकमात्र तरीका वर्ड ऑफ माउथ, यानी लोगों की बातें और अखबारों की छोटी छोटी रिपोर्ट्स हुआ करती थीं। आपको सिर्फ अच्छा नहीं होना होता था, आपको असाधारण होना होता था। आपकी गोल करने की क्षमता, आपकी ख्याति इतनी बड़ी होनी चाहिए कि कलकत्ता में बैठे चयनकर्ताओं को ये लगे कि हमें इस लड़के को किसी भी तरह अपनी टीम में शामिल करना ही होगा। राइट। गुवाहाटी के मैदानों से निकलकर उस पूरे सिस्टम और लॉबी को बाईपास करते हुए सीधे इंडिया की जर्सी पहनना,
ये साबित करता है कि उनका टैलेंट इतना निर्विवाद था कि उसे नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता था। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और जरा उन दौरों की कल्पना कीजिए। 70 के दशक में भारत से इंडोनेशिया और थाईलैंड जाना आज की तरह किसी लग्जरी चार्टर्ड फ्लाइट में सफर करने जैसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। सीमित बजट, विदेशी मौसम, अलग तरह का खाना और एक बिल्कुल नए माहौल में जाकर अपने देश का प्रतिनिधित्व करना, ये सिर्फ संगमा की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि ये पूरे पूर्वोत्तर भारत की खेल प्रतिभा का विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ा प्रमाण था। उन्होंने एक तरह से साबित कर दिया कि असम का खिलाड़ी न सिर्फ राष्ट्रीय टीम में जगह बना सकता है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर आंख में आंख डालकर खेल भी सकता है। और यहीं से ना उनकी असली विरासत की शुरुआत होती है। अच्छा। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दे दिया था। उन्होंने पूर्वोत्तर के युवाओं को ये विश्वास दिलाया कि अगर तुम में टैलेंट है तो तुम पुलिस की नौकरी करते हुए भी सीमित संसाधनों के बीच भी इंडिया खेल सकते हो। और यही विरासत हमें इस चर्चा के उस हिस्से तक लाती है जो सबसे ज्यादा भावुक करने वाला है। जी। दशकों बाद खेल में उनके इसी बेजोड़ योगदान के लिए 2022 में उन्हें असम के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान असम सौरव से सम्मानित किया गया। ये बहुत बड़ा सम्मान है। हाँ, और अब उनके निधन पर पूरे खेल जगत में जो शोक की लहर है वो इस बात का सबूत है कि उनका प्रभाव कितना गहरा था। हमारे सोर्सेज में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का एक बहुत ही मार्मिक शोक संदेश भी है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जो आज के इंडियन सुपर लीग की एक बहुत ही प्रमुख और आधुनिक फ्रेंचाइजी है। उनका संगमा को श्रद्धांजलि देना बहुत कुछ कहता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसी बात पर मैं आपसे एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। एक खिलाड़ी अपने पूरे जीवन में कई ट्रॉफियां जीतता है, मेडल्स पहनता है, लेकिन खेल के मैदान की उन ट्रॉफियों से हटकर किसी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त करना, ये एक खिलाड़ी के करियर और उसके जीवन के मायने को किस तरह बदल देता है? मतलब एक स्पोर्ट्स अवार्ड और एक सिविलियन अवार्ड में क्या फर्क है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और शायद आज की इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी सवाल है ये। देखिए, स्पोर्ट्स अवार्ड आपको इसलिए मिलता है क्योंकि आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, आपने सबसे ज्यादा गोल किए, आपने टूर्नामेंट जिताया। लेकिन एक नागरिक सम्मान जैसे असम सौरव इस बात का प्रतीक है कि आपने सिर्फ खेल नहीं खेला, बल्कि आपने समाज के ताने बाने पर एक गहरी छाप छोड़ी है। राइट। ये सम्मान ये बताता है कि उस राज्य के लोग आपको सिर्फ एक फुटबॉलर के रूप में नहीं, बल्कि एक आइकॉन, एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। 70 के दशक का वो समय भारत और खास तौर पर पूर्वोत्तर के लिए बहुत सी राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का समय था। बिल्कुल, वो दौर काफी मुश्किल था। तो ऐसे दौर में जब गिलबर्टसन संगमा मैदान पर उतरते थे और विरोधी टीम के डिफेंस को चीर कर गोल करते थे, तो वो सिर्फ अपनी टीम को नहीं जिता रहे होते थे, वो असम के हजारों लोगों को गर्व करने का, जश्न मनाने का एक कारण दे रहे होते थे। उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया। क्या बात है, मतलब उन्होंने फुटबॉल के जरिए एक पूरी जनरेशन को उम्मीद दी। बिल्कुल। और जब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जैसी आज की करोड़ों डॉलर वाली टीम उन्हें याद करती है, तो मुझे लगता है कि ये दो अलग अलग युगों के बीच एक पुल बनने जैसा है। जी। आज हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत भारतीय फुटबॉल का पावर हाउस बन गया है। वहां से इतने सारे टैलेंटेड खिलाड़ी ISL और नेशनल टीम में खेल रहे हैं। वहां का फैन बेस शायद पूरे देश में सबसे ज्यादा पैशनेट है। बिल्कुल। और ये फैन बेस या ये फुटबॉल कल्चर रातों रात नहीं बना है। हाँ। फ्रेंचाइजी टीमें ये बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि आज जिस स्टेडियम में हजारों लोग टिकट खरीदकर मैच देखने आते हैं ना, उस स्टेडियम की वैचारिक नींव गिलबर्ट संगमा जैसे दिग्गजों ने ही रखी थी। सही बात है। अगर 70 के दशक में संगमा जैसे ट्रबल शूटर्स या स्नाइपर्स ने उस खेल को इतना लोकप्रिय न बनाया होता, लोगों के दिलों में वो दीवानगी न भरी होती, तो शायद आज पूर्वोत्तर में फुटबॉल का वो बाजार या वो इकोसिस्टम मौजूद ही ना होता जो हम आज देख रहे हैं। वो आज के खिलाड़ियों के लिए एक जमीन की तरह है जिस पर आज की पूरी इमारत खड़ी है। ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है। अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को एक धागे में पिरोएं, तो हमारे सोर्सेज हमें केवल एक फुटबॉलर का बायोडेटा नहीं देते। बिल्कुल नहीं। वो हमें एक ऐसे इंसान की यात्रा पर ले जाते हैं जिसने 1970 के दशक में असम की खुरदरी और कीचड़ भरी पिचों से शुरुआत की। असम पुलिस की अनुशासित वर्दी के साथ फुटबॉल के बूट पहने, जी, बोर्दोलोई और संतोष ट्रॉफी जैसे महाकुंभों में अपनी अचूक सटीकता से स्वर्ण बूट का खिलाड़ी का नाम कमाया। फिर भौगोलिक और सिस्टम की सारी बाधाओं को तोड़कर इंडोनेशिया और थाईलैंड तक भारतीय तिरंगे का प्रतिनिधित्व किया।
और अंततः अपने राज्य के लिए एक ऐसा प्रेरणा स्रोत बन गए जिसे असम सौरव जैसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। ये सफर हमें सिखाता है कि महानता हमेशा चमकदार कैमरों या महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स की मोहताज नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा। असली महानता वो है जो तब जन्म लेती है जब संसाधन कम हो लेकिन जुनून बेइंतहा हो। संगमा का करियर उस दौर की कहानी है जब खेल सिर्फ जज्बे, पसीने और अपनी मिट्टी के सम्मान के लिए खेला जाता था। बिल्कुल। इतिहास सिर्फ वही नहीं है जो हमें आज हाई डेफिनेशन स्क्रीन्स पर दिखता है या जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है। तो इतिहास वो गहरी जड़ें हैं जो जमीन के नीचे रहकर भी पूरे पेड़ को जिंदा रखती हैं। और हर बार जब पूर्वोत्तर से कोई नया और युवा खिलाड़ी मैदान पर उतरकर गोल दागेगा तो अनजाने में ही सही वो गिलबर्टसन संगमा की उसी विरासत की एक और कड़ी जोड़ रहा होगा। और ये बात उन सभी खेल प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो अक्सर पुराने खिलाड़ियों के योगदान को भूल जाते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि आज हम जिस आधुनिक और विकसित खेल का आनंद ले रहे हैं उसकी कीमत अतीत में किन्हीं गुमनाम नायकों ने अपने पसीने से चुकाई है। तो श्रोताओं, आज जब हम गिलबर्टसन संगमा को अंतिम विदाई दे रहे हैं और हमारे सोर्सेस के जरिए उनके शानदार सफर का जश्न मना रहे हैं, मैं आपके सामने एक आखिरी विचार छोड़ना चाहता हूं। जी। आज जब हम टीवी पर किसी भी आधुनिक खेल को देखते हैं, खिलाड़ियों की भारी भरकम स्पॉन्सरशिप देखते हैं, जूतों और जर्सी के करोड़ों के विज्ञापन देखते हैं, तो क्या हम रुककर ये सोचते हैं कि उस खेल को वहां तक पहुंचाने वाले वो 1970 और 80 के दशक के स्थानीय दिग्गज कौन थे? वो दिग्गज जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी बड़ी आर्थिक लालसा के, बिना किसी पीआर एजेंसी के, केवल उस स्वर्ण बूट के सम्मान, खेल के प्रति अपने शुद्ध प्रेम और अपने राज्य के गौरव के लिए समर्पित कर दी। बिल्कुल। क्या हमारी आज की आधुनिक और कमर्शियल खेल संस्कृति में इन असली लेजेंड्स के लिए, इन ग्राउंड लेवल के स्नाइपर्स के लिए आज भी वो सम्मान और जगह बची है जिसकी वे वाकई हकदार हैं? अगली बार जब आप कोई मैच देखें तो इस बारे में जरूर सोचेगा।